आप सुन रहे हैं कहानी कैंडल लाइट चिकन का भाग 17। कहानी में अब तक आपने सुना कि जय के माता पिता उसे अपने साथ लेकर गाजीपुर से दूर एक नए शहर में आ जाते हैं। यहाँ कई कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, जैसे सड़क किनारे जिंदगी बसर करना। एक रात तो जैसे तैसे निकल गई। 2 दिन की मोहलत पर यह सड़क किनारे की जगह उन्हें मिली थी। वहीं एक दिन पांडे जी ने नौकरी ढूंढने में गुजार दिया और दूसरी रात भी सड़क किनारे ही बसर हो गई। क्या होगा अगली सुबह? आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अगले दिन सुबह उठकर फिर से पांडे जी काम ढूंढने निकल पड़े, लेकिन मायूस होकर वापस लौट आए। जय के पिता को अब अपनी जाति बोझ की तरह से लगने लगी। वो बार बार खुद को कोसने लगे, मगर चाहकर अपने नाम को खुद से अलग नहीं कर पाते हैं। आसपास के लोग उनकी दयनीय हालत पर तरस खाकर उन्हें खाने को थोड़ा बहुत कुछ दे देते थे। ऐसे में पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा खाकर फिर से आने वाले दिन के बारे में सोचकर खुले आसमान के तले लेट जाता। आसमान के तारों को तकते तकते कब तीनों को नींद अपने आगोश में ले लेती, उन्हें पता ही नहीं चलता। एक दिन सुबह उठते ही जय के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, देखना आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। मेरी अंतरात्मा मुझसे ये कह रही है। जय की मम्मी ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, भगवान आपकी बात को जरूर पूरा करेंगे। वैसे अब हम भीख मांगने की कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। जय के पिता ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए उदास आंखों से कहा, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। जय के पिता हाथ मुंह धोकर वहां से निकल गए। बहुत से विचार और ख्यालों के साथ पत्नी की कही गई बातें उनके मन और दिमाग में उथल पुथल मचाने लगी। 1-2 लोगों से काम के बारे में पूछने पर भी कोई काम तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, एक जगह से एक कंपनी का पता जरूर मिल जाता है। मगर दिक्कत ये थी कि ये कंपनी एक मुसलमान की थी। खैर, मरता क्या ना करता। हल्के हल्के कदमों से ना चाहते हुए भी जय के पिता बताए गए पते पर पहुंचे। गार्ड से इजाजत लेकर वो कंपनी के अंदर घुसे। सामने बने दफ्तर में पूछताछ के लिए गए। सामने देखा तो तकरीबन 60 साल की उम्र के एक शख्स बैठे हुए थे, जिनकी सर पर टोपी थी और चेहरे पर बड़ी दाढ़ी थी। उनको नमस्ते करते हुए जय के पिता ने कहा, जी मैं यहाँ पर काम की तलाश में आया था। कुछ पल खामोश रहने के बाद सामने बैठे शख्स ने कहा, अरे बैठिए, नाम क्या है आपका और आप क्या काम कर सकते हैं? जी मेरा नाम पंडित धर्म प्रताप पांडे है। मेरे पास किसी तरह के काम का कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस कंपनी में कौन सी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हो? सामने बैठे शख्स ने ऊंची आवाज में पूछा। जी मैं कुछ भी कर लूँगा, आप बस मुझे काम बताइए, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। जय के पिता ने लगभग विनती करते हुए ये बात कही। मेरा नाम जानिसार है, लेकिन यहाँ लोग मुझे बड़े साहब के नाम से बुलाते हैं। इस कंपनी को मैंने अपनी मेहनत और लगन से खड़ा किया है। आप मुझे बहुत शरीफ और नेक इंसान लगे, इसीलिए मैं आपको ऐसा काम देने जा रहा हूँ जो बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी का है। जी आप बताइए तो सही, मैं अपनी जान लगा दूंगा, बस आप एक बार मुझे काम करने का मौका दे दीजिए। काम ये है जनाब कि आज से आपको इस कंपनी की रखवाली करनी होगी। देखो, मैं हमेशा तो यहाँ नहीं रहता हूँ, तो मुझे भी इस कंपनी की देखभाल के लिए तुम्हारे जैसे नेक ईमानदार इंसान की ज़रूरत है। ठीक है बड़े साहब, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं कब से यहाँ पर काम करने के लिए आ सकता हूँ? अरे आज से ही आ जाओ। वैसे तुम्हारे परिवार में कौन कौन है और तुम लोग रहते कहाँ हो? फिलहाल तो हम खुले आसमान के नीचे रातें गुजार रहे हैं। ये कहते कहते जय के पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। अरे तो यहाँ आकर रहो। देखो, वैसे भी हमें रखवाली के लिए हर वक्त यहाँ पर कोई ना कोई तो चाहिए ही, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ आ जाओ। बड़े साहब ने पंडित जी की तरफ इत्मीनान से देखते हुए कहा, पंडित जी तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? जी मैं और मेरी पत्नी है और हमारे पास इकलौता बेटा है, लेकिन आजकल उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है। कोई बात नहीं पंडित जी, आप आज से ही यहाँ आकर रह सकते हो। और सुनो, मैं आज शाम को ही यहाँ से निकल जाऊँगा।
इसीलिए शाम से थोड़ा पहले आ जाना ताकि मैं भी तुम्हारे परिवार से मिल सकूं। ठीक है बड़े साहब, अगर आप कहते हैं तो मैं आज ही यहाँ आ जाता हूँ। इतना कहते हुए नमस्ते करके जय के पिता वहाँ से निकल गए। अपने कदम तेजी के साथ बढ़ाते हुए जय के पिता जल्दी से अपने परिवार के पास पहुँचना चाहते थे। थोड़ी देर में वो अपने परिवार के पास पहुँच भी गए। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी अपने बेटे का सिर अपनी गोद में रखे हुए उसका सिर सहला रही थी। दोनों के पास बैठते हुए उन्होंने दोनों को बारी बारी से निहारा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, जय की माँ, भगवान ने हमारी सुन ली। क्या हुआ, साफ साफ बताइए ना। काफी दिनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है और आप भी पहेलियां बुझा रहे हैं। अरे भाग्यवान, मुझे काम मिल गया है और काम भी ऐसा मिला है कि हमें रहने के लिए मालिक ने कंपनी में ही कमरा दे दिया है। हमारे मालिक दिल के बहुत ही नेक और शरीफ इंसान हैं। माँ ने ईश्वर का धन्यवाद देते हुए कहा, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी देर तक हाथ जोड़े आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देखती रही। जय के माथे को प्यार करते हुए माँ ने सिर सहलाकर उससे कहा, अब हम फुटपाथ पर अपनी जिंदगी नहीं जिएंगे। भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमको फिर से छत नसीब हो गई है। इतना कहते कहते जय की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। जय के पिताजी ने कहा, चलो जल्दी से अपना सामान बांधो, हमें अभी चलना है, हम आज से ही कंपनी के कमरे में रहेंगे। जय के पिता अपना सामान बांध ही रहे थे कि इतने में टोपी लगाए एक शख्स ने आकर पूछा, क्या हुआ, अपना सामान क्यों बांध रहे हो? जय के पिता ने जैसे ही नजर उठाकर देखा तो सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि उस जगह का मालिक था। जय के पिता ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो आपने हमें यहाँ रहने की अनुमति दी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर इंसान ही इंसान के काम आता है। तुम मुझे वक्त के सताए हुए लगे तो मैंने कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दिया, तो इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। आजकल दुनिया में जब सगे मदद नहीं करते तो आप तो फिर भी हमारे लिए अनजान हैं। अरे छोड़ो ये सब, देखो आज मैं अपने घर से तुम लोगों के लिए कुछ लाया हूँ। दरअसल जब तुम लोगों के बारे में मैंने अपनी बेगम को बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके लिए कुछ खाना बना कर दूंगी। तो देखो, जैसे भी हो मेहरबानी करके खा लेना और अब मैं चलता हूँ। फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो याद ज़रूर करना। हाँ, खुदा हाफिज। ये कहते हुए वो आदमी वहाँ से निकल गया, लेकिन जाने से पहले खाने का पैकेट जय के पिता के हाथों में पकड़ा गया। कुछ देर तक तो तीनों एकदम खामोश हो गए, लेकिन जय के पिता ने पीछे मुड़कर जब अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसकी आंखों की नमी बता रही थी कि आज उन्हें किसी मुस्लिम के द्वारा दिए गए खाने पर कोई ऐतराज नहीं है। जय के पिता कुछ कह पाते इससे पहले ही जय की मम्मी ने उनके हाथ से खाने का पैकेट लेते हुए कहा, चलो जल्दी से बैठ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। जय के पिता को आज खुद पर ही शायद तरस आ रहा था कि दुनिया में जात मजहब की हम इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर लेते हैं, लेकिन देखो आज हमारी वो लोग सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं जिनसे हम पूरी उम्र दूरी बनाकर रखे रहे। काश हर इंसान के अंदर ये समझ आ जाए तो कहना ही क्या। लेकिन पता नहीं क्यों धर्म के नाम पर हम अपने अंदर की इंसानियत को भूल जाते हैं। जय के पिता खाना खाते खाते ये सोचने लगते हैं, अरहर की दाल और मिक्स वेज के साथ चावल और रोटियां कितनी स्वादिष्ट लग रही थी। तीनों को बहुत दिनों बाद घर का खाना जो नसीब हुआ था। जय के पिता ने अपने बेटे के चेहरे को देखा तो उससे लगा कि जैसे उसकी नजरें उनसे कुछ पूछ रही हैं और उनके पास उसका जवाब ही ना हो। खैर तीनों ने पेट भरकर खाना खाया और ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। तीनों ने ही कल शाम को खाना खाने के बाद अब जाकर खाना खाया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद जय के मम्मी पापा अपना सामान बांधने में जुट गए और सारा सामान उठाकर वो कंपनी वाले पते की ओर चल दिए। पांडे परिवार आज पुरानी राह को छोड़कर नई राह पर निकल पड़ा था, जहां पर ना तो कोई जाति थी और ना ही कोई मजहब। अगर कुछ था तो वो थी इंसानियत, जिसकी आज समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है। कंपनी आते ही जय के पिता ने कहा, जय की माँ, हमारी मंजिल आ गई है। आज से हम तीनों इसी जगह पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जय की मम्मी ने कंपनी का जायजा लेने के बाद कहा, जिंदगी भी हमें कहां से कहां ले आई। कुछ दिनों पहले तक
हम इस तरह के हालात के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज देखो, हमें 2 जून की रोटी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अपनी पत्नी की बातें सुनने के बाद जय के पिता अपने परिवार समेत कंपनी के अंदर चले गए। पंडित जी सीधे बड़े साहब के पास गए और फिर से नमस्कार करते हुए बोले, बड़े साहब, मैं आ गया और अपने परिवार को भी ले आया हूँ। बड़े साहब को देखकर नमस्ते करते हुए जय की माँ ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम मजदूर लोगों को सहारा देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इंसान किसी को सहारा देने वाला कौन होता है? ये तो खुदा की मर्जी है कि किसे कब और कहाँ मिलना है। खुदा ने तुमसे मिलना तय कर रखा था, इसीलिए तुम मुझे मिल गए। जय के पिताजी, ये बात तो सही है बड़े साहब, लेकिन आप सचमुच हमारे लिए भगवान के दूत बनकर आए हैं। मैं इस कंपनी को अपना समझकर काम करूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पंडित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज से मुझसे ज्यादा हक आपका है इस कंपनी पर। और देखो, मैंने तुम्हारे लिए कमरे का इंतजाम कर दिया है। ये लो चाबी, और वो सामने वाले मकान का नीचे वाला फ्लैट आज से तुम्हारा है। ऊपर की भी साफ सफाई और देखरेख तुम्हें करनी होगी, क्योंकि जब जब मैं यहाँ आता हूँ तो ऊपर वाले फ्लैट में ही रुकता हूँ। ऐसे समझो कि ये पूरा मकान आपका ही है। शुक्रिया बड़े साहब। अरे मैं तो बातों बातों में आपको अपने बेटे से मिलाना ही भूल गया। बड़े साहब, ये मेरा बेटा जय थोड़ा सा दिमागी तौर पर बीमार है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ दिनों में ये एकदम अच्छा हो जाएगा। जय की तरफ देखते हुए बड़े साहब ने कहा, कोई बात नहीं पंडित जी, नई जगह आकर इसकी बीमारी भी पुराने रास्ते पर लौट जाएगी। आप चिंता मत करो, बस ऊपर वाले से दुआ करो कि वो सब कुछ ठीक कर दे। इतने में अपना बैग उठाते हुए बड़े साहब ने कहा, देखो मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे घर पहुँचना है। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। मुन्ना तुम्हें काम के बारे में समझा देगा। तब तक इत्मीनान से आराम करो, और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुन्ना को बोल देना। वैसे मैंने तुम्हारे लिए राशन पानी का इंतज़ाम भी करवा दिया है। ठीक है बड़े साहब, आप आराम से जाइएगा। बस आज से यहाँ की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। बड़े साहब, ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। कुछ रोज़ के बाद आता हूँ तो मुलाकात करते हैं। इतना कहकर बड़े साहब सबको खुदा हाफिज कहते हुए निकल जाते हैं। जय की मम्मी और पिताजी उनके जाने के बाद भी काफी देर तक अपनी जगह पर खड़े रहे। इसके बाद उन्हें एक आवाज सुनाई दी, आइए आपका कमरा दिखा दो। घूमकर देखा तो सामने एक 25-26 साल का नौजवान खड़ा था। जय के पिता सोच ही रहे थे कि शायद यही मुन्ना है। तब तक उसने खुद ही बता दिया, देखिए अंकल, मेरा नाम मुन्ना है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे याद करना, मैं आपकी खिदमत में तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहने के बाद मुन्ना कमरे की तरफ बढ़ गया। उसको जाता देख तीनों लोग उसके पीछे हो लिए। मुन्ना कमरे के पास पहुंचकर बोला, बड़े साहब, चाबी तो आपको देकर गए होंगे। ये पूरा फ्लैट आप ही लोगों का है। आप लोग मुझे काफी थके हुए लग रहे हैं। आप लोग नहाकर आराम करिए, बाकी काम की बातें कल करेंगे। इतना कहकर मुन्ना वहां से चला गया। कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला कोई एक दरवाजा हमारे लिए जरूर खुला छोड़ देता है, फिर चाहे वो खुदा ने खोला हो, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने या भगवान ने। और उसी रास्ते पर चलते चलते हमारे दुख के बादल एक दिन जरूर छटने लगते हैं। यही हुआ पांडे परिवार के साथ। लेकिन कहानी में आगे ये जानना दिलचस्प रहेगा कि क्या यहीं तक थी पांडे परिवार की मंजिल, या ये अभी मंजिल ही नहीं। जानने के लिए सुनिएगा जरूर कहानी कैंडल लाइट चिकन का अगला भाग। अगर आपको कहानियां लिखने का, सुनाने का शौक है तो हम आपको स्टोरियन का प्लेटफॉर्म देते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम आपको मौका देंगे यहाँ आपकी लिखी कहानी सुनाने का। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरियन लफ्जों के हमसफर पर।